नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से लागू परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। हम बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से लागू राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से लागू परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमको उस परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। इस पैटर्न को जानने के 3 मूलभूत स्तंभ होते हैं। एक तो पहली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरी चीज़ सिलेबस और तीसरी चीज़ बुक। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम आज बात करेंगे परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की कि कैसे राज्य सेवा परीक्षा एमपीपीएससी आयोजित होगी और किस तरह से इसकी परीक्षा योजना है और क्या क्या इसके पाठ्यक्रम में है। और साथ में हम लोग, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या बुक लिस्ट या कौन कौन सी किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं उस पर भी बात करेंगे, या कि कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी ज़रूरी है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो में ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन की। तो जैसा कि परीक्षा योजना के संबंध में लगभग सभी एस्पिरेंट्स को ये पता होता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं, तो उनके क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें एक होगी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। इसमें एमसीक्यू रहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड रहती है। और ओएमआर सीट में क्या करना पड़ता है, सही एमसीक्यू क्या करना पड़ता है, चूज करके फिल करना होता है। और 1 डे एग्ज़ाम होता है। और इसमें भी क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक क्या होता है, जीएस फर्स्ट जनरल स्टडीज प्रथम प्रश्न पत्र, और एक क्या होता है, इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं। और एक क्या होता है, जीएस सेकेंड या सीसेट, इसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सेकेंड पेपर क्या होता है दोस्तों, ये सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग होता है। इसमें हमको 67 मार्क्स 33% लाना होता है। तो दोस्तों, आगे हम लोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की क्या करते हैं, प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं एमपीपीएससी की वेबसाइट से ही सीधा निकाल के लाया हूँ ये आपके लिए, और थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होंगे। क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 प्रश्न पत्र। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के
2 प्रश्न पत्र होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाती है। प्रथम प्रश्न पत्र क्या होता है? सामान्य अध्ययन का होता है, 2 घंटे समय इसका रहता है और 200 अंक का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होता है दोस्तों? सामान्य एवरेज परीक्षण का होता है। इसमें क्या होता है? अभ्यर्थी का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है और इसमें क्या है दोस्तों? इसमें भी सेम टाइम 2 घंटे और 200 अंक। इन सब में क्या होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या दोस्तों 100 रहती है, 100 होती है। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये परीक्षा एक तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है दोस्तों, छँटनी के लिए, है ना। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर। अंतिम चयन सूची क्या होती है दोस्तों? मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाती है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल क्या होता है? प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमें क्या करता है? इस जो सिविल सेवा का क्या होता है, परीक्षा होती है, इसका क्या है? गेटवे है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब पास करते हैं तो उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, मेन पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जो अंक हमें मिलते हैं उन्हीं के आधार पर क्या होती है दोस्तों? मेरिट सूची या अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मतलब परसेंटेज मेंस में नहीं जुड़ते हैं। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे। अबसादा में वर्गीकृत किया जाएगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में निर्मित सही माने गए अबसादा में से एक उत्तर का चयन करे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन, सामान्य एवरेज परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट हैं। तो परिशिष्ट 2 में क्या है दोस्तों? इसका पाठ्यक्रम दिया गया है, अभी आगे हम देखेंगे। और अगले पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग अपनी वेबसाइट www.mpsc.nic.in या www.mpsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस के अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क तथा पोस्टर शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकेंगे। 7 दिवस के निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाए। ये जो है तो आपत्ति मतलब कोई प्रश्न यदि किसी प्रश्न पर क्या होता है, विरोधाभास होता है, तो उसके लिए है ये। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नानुसार कार्रवाई कर, तो जो एक समिति बनेगी और वो क्या करेगी? इस प्रकार से कार्रवाई करेगी। क्या कार्रवाई करेगी? ऐसे प्रश्नों समिति क्या कार्रवाई करेगी दोस्तों? ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में उत्तर गलत दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है, तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जाएगा। तो मॉडल कुंजी को क्या करेंगे? संशोधित कर देंगे। आपत्तियों के आधार पर क्या करेंगे? निम्नानुसार पाए गए प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में सही उत्तर न हो, दिया गया जो विकल्प है उसमें ही ABCD में क्या हो, सही उत्तर न हो, तो क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों के विकल्पों को क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में सही उत्तर ही न हो, तो ऐसे प्रश्नों को प्रश्न पत्र से हटा दिया जाएगा, मतलब उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हो
अथवा एक से अधिक विकल्पों में से सही उत्तर की पुनरावृत्ति हो। अगर क्या है, एक से अधिक सही विकल्पों की क्या है, पुनरावृत्ति है, तब भी उनको हटाएंगे। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो, जो प्रश्न को सार्थक रूप से प्रभावित करता हो, तो विषय विशेषज्ञों द्वारा इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे, है ना, एक बार निकाल के। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है तो सिलेबस पे चलता हूँ। यहाँ पे विशेष थोड़ा सा दिया है, इसको देख लेते हैं। विशेष राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की ओर। दोस्तों पहले क्या होता था, ये जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो ये MPPSC है दोस्तों, जो MPPSC थी वो क्या करती थी, सिलेबस को एक एक लाइन में बताई थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, सिलेबस को एक तरफ से डिकोड किया है। सिलेबस में बताया है कि हम परीक्षार्थियों से क्या क्या पूछेंगे, और ये 10 चैप्टर में मतलब 10 यूनिट में बता करके इन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश भी करी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा सामान्य अध्ययन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है, जिसके द्वारा क्या होती है, मेरिट बनती है, तो इसमें क्या क्या है थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, संस्कृति कैसी है और साहित्य कैसा है, इस बारे में हमको क्या है, जानकारी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इतिहास में इतिहास की क्या प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश। महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश। इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अब स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है ना, कौन कौन से क्रांतिकारी या कौन कौन से नेता है ना जो क्या किए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, तो उन सभी के बारे में है ना जानकारी होना जरूरी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं तथा स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और क्या, स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश की जनजातियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोलियां मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, है ना। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, ये सब क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते हैं। इनको छोड़ने का मतलब है कि आप पहले ही क्या हैं, हार मान रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के पोर्शन को एकदम से ठीक से तैयार करके जाना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। साहित्यकार और उनकी कृतियों। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का पोर्शन। अब देखिए भारत का इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन एवं मध्यकालीन है ना, एंशिएंट एंड मेडिएवल है ना। इंडिया के इतिहास की क्या प्रमुख विशेषता, घटना और क्या बहुत प्रमुख घटना और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं 20वीं
शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं शताब्दी के स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास से हमको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। प्राचीन एंशियंट एंड मिडिएवल की इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं ये देखना है। और 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को तैयार करना है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक से तैयार करना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन यहाँ पे क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तैयार करना है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल है दोस्तों। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल में देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, मध्य प्रदेश की जलवायु हो गई, प्राकृतिक और खनिज संसाधन हो गए, परिवहन हो गया, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ये सब मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमको पढ़ना है और भारत एवं विश्व के संदर्भ में भी ये सभी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा आगे और देखते चलते हैं। तो भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीवन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी, ये सब हमको देखते चलना है। तो भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल में जनसंख्या, जनांक की वृद्धि, जनसंख्या, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय दशा, मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये सभी चीज़ें हमें भारत और विश्व के भूगोल और लगभग मध्य प्रदेश के भूगोल से स्टार्ट करके हमको भारत और विश्व सभी का क्या करना है, तैयार करना है। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, अब देखिए टॉपिक 5 क्या है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में है। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या है दोस्तों, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये 5 चीज़ें हमें क्या करना है, मध्य प्रदेश राज्य स्पेशली करना है। और मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज्य और नगरीय प्रशासन को भी क्या करना है, पढ़ना है। अब राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या करना है, मध्य प्रदेश की जनांक देखना है, जनगणना देखना है ना। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास क्या क्या हुआ है ना, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या हैं, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थान में रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये सभी चीज़ें दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की हमको देखना है। अब इसके बाद विज्ञान एवं पर्यावरण में देखते हैं दोस्तों। तो विज्ञान और पर्यावरण में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत जो हैं, है ना, इसके साथ भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में हमको क्या देखना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान देखना है। महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ये चीज़ें जो है तो अक्सर करके इसमें पूछी जाती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अब देखिए दोस्तों ये नवा जो चैप्टर है
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हमें क्या क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिकी देखना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी देखना, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ये सभी चीज़ें दोस्तों देखनी है हमको। और फिर ये देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, एक्ट रहते थे, 3 तो एक्ट रहते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाओं को ला दिया गया है। तो ऐसी कई संस्थाएं इसमें, जैसे भारत निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, इसके बाद दोस्तों महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय खाद्य आयोग। इस तरह से दोस्तों ये तो प्रीलिम्स हो गया दोस्तों। अब इसके बाद द्वितीय प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न पत्र था। आप देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सामान्य अभिरुचि सी सेट जिसको कहते हैं दोस्तों। तो सी सेट में देखो दोस्तों क्या क्या है, बोधगम्यता है, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर, हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा का स्तर। तो ये सब 10वीं कक्षा के लेवल के रहेंगे दोस्तों। तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, पर इसको हमें देखते रहना होगा ताकि हम परीक्षा के समय क्या कर सकें, ठीक ठाक हल करने की कोशिश कर सकें। अब यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, इंग्लिश में दिया है, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसी तरह से दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब इसके बाद दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, फिर नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन बादरीज। अब इसमें कंपेरिजन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, एक्स स्टैंडर्ड है ना, 10th स्टैंडर्ड 10वीं लेवल तक, और हिंदी लैंग्वेज कंपेरिजन स्किल 10वीं लेवल तक के बच्चों के लिए। आप देखिए दोस्तों अब हमारे पास है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में देखिए दोस्तों क्या होगा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ये ध्यान रखिए, जब आप प्रीलिम्स में कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करेंगे तभी आपको मेंस में इंटर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपकी योजना तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन उस योजना के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रीलिम्स इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नांकित कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न पत्रों को हल करना ही होगा, है ना, कोई प्रश्न पत्र आप छोड़ नहीं सकते। प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास और भूगोल आएगी, सामान्य अध्ययन फर्स्ट प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का होगा, 300 मार्क का होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है दोस्तों, सामान्य अध्ययन सेकेंड, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र,
ये भी 3 घंटे है। 300 मार्क हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो सकेगा। तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कर दिया गया है, वेटेज इस बार बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तृतीय प्रश्न पत्र में 300 मार्क का है, हिंदी और अंग्रेजी में है। चतुर्थ प्रश्न पत्र दोस्तों सामान्य अध्ययन 4th दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, 3 चीज़ें चौथे पेपर में है। ये भी 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है ये। इसके बाद दोस्तों पंचम प्रश्न पत्र हिंदी एवं व्याकरण का है, 3 घंटे में 200 नंबर, 200 मार्क्स का है, 200 पूर्णांक है, 3 घंटे। और क्या है, हिंदी में होगा, केवल हिंदी में होगा। और जो छठवां प्रश्न पत्र है, षष्ठ प्रश्न पत्र, वो भी हिंदी निबंध लेखन एवं प्रारूप लेखन का है। ये भी क्या होगा, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का है। तो इस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर के ये कितना हो गया, 300, 300, 300, 900, 9 4 13, 1400 का ये हो गया। और 175 मार्क्स का क्या हो गया दोस्तों, इंटरव्यू साक्षात्कार हो गया। तो इस तरह से 1575 मार्क्स का टोटल है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 300 है। इसका समय क्या होगा, 3 घंटे होगा। इसमें 2 खंड होंगे, अ और ब रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। 5 इकाइयों में पाठ्यक्रम के आधार पर विभाजित है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन 2 भी इसी तरह से है, 2 खंडों में है। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। इसमें भी क्या होता है, 3 आदि लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ऐसे रहेंगे दोस्तों प्रश्न। अब इसके बाद दोस्तों इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पॉज करके। सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र, ये भी 300 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न, 2 लघु उत्तरी प्रश्न तथा 1 दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी दोस्तों। फिर सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई 5 इकाइयाँ हैं। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरी प्रश्न, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। और प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक प्रश्न, प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक प्रश्न क्या होगा दोस्तों, प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 40 होंगे। और प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी। तो प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केस स्टडी भी 2 ठो लिखनी है आपको, ये भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 200 वर्ष होगा, है ना। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की शब्द सीमा 10 शब्द 1 पंक्ति होगी। लघु उत्तरी के लिए 50 शब्द 5 से 6 पंक्ति होगी। और दीर्घ उत्तरी के लिए क्या होगी दोस्तों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। तो प्रत्येक केस स्टडी के लिए आदर्श शब्द सीमा कितनी होगी, 500 शब्द होगी। दीर्घ उत्तरी 200, केस स्टडी 500। अब पंचम प्रश्न पत्र पूर्णांक 200 का है, 3 घंटे होगा, कुल 25 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न में लघु उत्तरी कुल 25 प्रश्न होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से होगा, प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा। प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, है ना। इस तरह से दोस्तों पूछे जाएंगे प्रश्न। आगे दोस्तों इसी तरह से जो षष्ठम प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, जो षष्ठम प्रश्न पत्र होगा, 6वां प्रश्न पत्र होगा,
उसमें हमें क्या करना होगा, 2 घंटे का टाइम है इसमें क्या करना है, हिंदी में निबंध और प्रारूप लेखन करना होगा। तो कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में क्या करना होगा, निबंध लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, और प्रश्न में क्या होगा दोस्तों, आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 2 द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या निदान से संबंधित होगा। 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंक का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकेंगे, है ना दोस्तों। आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। किसी भी प्रश्न में क्या हो सकता है दोस्तों, उप प्रश्न भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये डिस्क्राइब दिया है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम। इसको दोस्तों इतिहास एवं संस्कृत में देखिए कितनी इकाई हैं। एक इकाई 1 में क्या है, भारतीय इतिहास है। इकाई 2 में 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगल शासक ब्रिटिश शासन का भारतीय इतिहास एवं समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेश, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता और मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। इस तरह से दोस्तों फिर प्रश्न पत्र प्रथम में ही दूसरा खंड भूगोल का है। तो विश्व भूगोल में भौतिक, भौगोलिक और विश्व की जलवायु, भौतिक लक्षण, भौगोलिक घटनाएं और विश्व की जलवायु। भारत के भूगोल में भारत प्रमुख भौतिक प्रदेश, मानसून, जलवायु, ये सब, अल नीनो जलवायु, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, ये सब, खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग। मध्य प्रदेश के भूगोल में भू आकारिकी, नर्मदा घाटी, मालवा पठार, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, राज्य की जनजातियाँ। दोस्तों इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अभी से सिलेबस को एक बार 2 बार क्या करना है, एक बार लिख लेना है। और इस पूरे सिलेबस को क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। और सिलेबस यदि याद रहता है तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, सीधा आपके जो है तो टॉपिक्स से इंटरलिंक होता जाता है। और नहीं तो आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता नहीं कि हमारी परीक्षा से संबंधित है, लेकिन बाद में क्या होता है, वही चीज़ें परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो इस कारण दोस्तों ये भूगोल की आधुनिक तकनीक इकाई 5 में सुदूर संवेदन, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उपग्रह के प्रकार, GIS, GPS, ये सब दोस्तों ये हो गया था प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिए दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान और क्या था, भारतीय संविधान व्यवस्था, भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। इसमें इकाई 1 में संविधान, भारतीय संविधान निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा संशोधन, वैचारिक तत्व, संघवाद और केंद्र, ये दोस्तों इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग, महानियंत्रण महालेखा, संघ लोक सेवा, मध्य प्रदेश लोक सेवा, नीति आयोग, वही सब संस्थाएं दोस्तों भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी, फिर 73-74 संविधान संशोधन, जनभागीदारी, जवाबदेही का अधिकार, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, NGO एवं स्व सहायता प्राप्त समूह, SHGs, मीडिया की भूमिका, समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, सोशल मीडिया। अब भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रशासन एवं प्रबंधन, अवधारणाएं,
अब इसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र का जो खंड ब है वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित रहेगा दोस्तों। तो इसमें अर्थशास्त्र में क्या होगा, कृषि उद्योग सेवा से जुड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, बैंक, व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सब टॉपिक्स दोस्तों अभी से आपको क्या करना है, तैयार करते चलना है, ताकि आप जो है तो जब पेपर दें तो आपको क्या हो, एक बार ये सब चीज़ें अच्छे से आती रहें और आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न करना पड़े, कठिनाई का सामना न करना पड़े। इकाई 2 में देखो मध्य प्रदेश में क्या क्या दोस्तों, प्रमुख फसल, कृषि जोत, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, कृषि कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा, संसाधन, मध्य प्रदेश की जनांकिकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसका औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेंड्स क्या हैं। इकाई 3 में दोस्तों, इकाई 3 में मानव संसाधन विकास, शिक्षा हो गया, विभिन्न वर्गों संबंधित सामाजिक मुद्दे, कल्याणकारी कार्यक्रम हो गए। इसी तरह से इकाई 4 में सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता, संस्कृति का अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषता, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, मत, पंथों पर समाज का प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नींव, प्रवृत्त कुटुंबियाँ, कुटुंब न्यायालय। इकाई 5 में दोस्तों, इकाई 5 में जनसंख्या एवं स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। जनजातियों में प्रचलित पर्व, उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंग, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम। तृतीय प्रश्न पत्र देखिए दोस्तों, तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी का है दोस्तों। तो कार्य, बल, ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा, फिर तत्व यौगिक मिश्रण, सूक्ष्मजीव एवं जैविक कृषि, सूक्ष्मजीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना, कार्य, जंतु पौधे का वर्गीकरण, पौधे, जंतुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिनहीनता जन्य हार्मोन, शरीर के अंग संरचना, कार्य प्रणाली, जीवों में श्वसन, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, पौधों में प्रजनन, पशु पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। चौथी यूनिट में दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ियां, जनरेशन जिसको कहते हैं, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग कैसे करते हैं, है ना। कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस। इकाई 5 में दोस्तों संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैथ्स भी थोड़ा सा रहेगी, तो इसको आप लोग देख लेंगे, है ना, सही से। इकाई 6 में संक्रामक रोग, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धति, है ना, केंद्र राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। इकाई 7 मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, राजा रमन्ना, सतीश धवन, हरिकोटा, श्रीहरिकोटा, रक्षा, DRDO,
BARC, TIFR, NARL, LPSC, ESAC, IDSN, ISSTC। इस तरह से दोस्तों BSSC, IIST, NRSC, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, इनकी जानकारी। इसी के साथ दोस्तों आगे है भूस्थिर उपग्रह, जैव प्रौद्योगिकी, क्लोन्स, रोबोट्स, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अबुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इकाई, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, संभावनाएं, भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन, महासागरीय, भूतापीय, बायोमास, जैव ईंधन। 9वीं इकाई में पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, पर्यावरण शिक्षा। इसके बाद भूगर्भ शास्त्र, 10वीं इकाई में भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी, भूपरिपटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, परिभाषा, प्रकार, आग्नेय अवसादी। देखिए दोस्तों, इस वाले चैप्टर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है तो बड़ा है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र में देखिए दोस्तों क्या है। चतुर्थ प्रश्न पत्र में है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। तो दर्शन शास्त्र में क्या है दोस्तों, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मनोवृत्ति में विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह, विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, संवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसके अनुप्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं, मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण मूल्य, भ्रष्टाचार, केस स्टडीज। यही चीज़ अंग्रेजी में दी गई है दोस्तों। इसी को आप लोग थोड़ा सा जिस अंग्रेजी में वाले होंगे तो वो अंग्रेजी इंग्लिश से देख लेंगे। अब इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, पंचम प्रश्न पत्र है। फिफ्थ पेपर क्या है दोस्तों, इस तरह का रहेगा। पंचम पेपर दोस्तों इस तरह से रहेगा, 3 × 25 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, है ना। अलंकार, शब्दा, अर्थालंकार, ये दोनों रहेंगे। 5 + 5 10। और ये क्या था दोस्तों, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में करना है। संधि एवं समास, विराम चिन्ह, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ, प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली, हिंदी अंग्रेजी, मुहावरे, लोक कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश, पल्लवांश, संक्षेपण। ये सब दोस्तों 5वें प्रश्न पत्र का हो गया। ये 6वां प्रश्न पत्र दोस्तों, इसमें क्या है, निबंध लेखन है, 50 अंक का एक पार्ट रहेगा। और एक में क्या रहेगा, 5 समसामयिक समस्याओं एवं निदान से संबंधित दूसरा निबंध रहेगा, वो 25 नंबर का रहेगा। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, है ना, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, ये इस तरह का क्या होगा प्रश्न। कोई दो रहेंगे तो उसमें क्या करना है, 250 का रहेगा, 25 अंक का रहेगा। तो इस तरह के टोटल 100 अंक का ये भी रहेगा। तो ये था दोस्तों
ये था दोस्तों राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस पाठ्यक्रम को गहनता से अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर अपनी खुद की रणनीति बनाने की अपनी खुद की रणनीति बनाएंगे और उसी रणनीति का पालन करते हुए देख लेंगे कि प्री और मेंस में लगभग कौन कौन से टॉपिक हमारे कितने कितने बढ़िया से मिल रहे हैं, और उन्हीं टॉपिकों को पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करते चलेंगे। और उनको तैयार करने के बाद ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो उस समय हमारे ऊपर पढ़ने का दबाव न रहे, केवल उस समय हमको रिवीजन करना पड़े, केवल हम उस समय रिवीजन टाइम में रहें। ये नहीं कि पता चला नोटिफिकेशन आया और क्या हुआ कि बस शुरू तभी पढ़ाई शुरू हुई। तो 1-2 महीनों में देखो साथियों दोस्तों, 1-2 महीने में MPPSC का कुछ भी नहीं तैयार हो सकता। तो इसलिए दोस्तों इसमें क्या करना है, बहुत सारे यूट्यूबर तो बताते रहते हैं कि केवल लुसेंट कर लीजिए, लुसेंट ठीक से कर लीजिए हो जाएगा, लुसेंट और करंट कर लीजिए हो जाएगा। कभी नहीं होता दोस्तों। अब जो है तो बहुत डीप से प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा रहे हैं। MPPSC अपने स्तर को धीरे धीरे बढ़ा करके UPSC लेवल का कर रहा है। इसलिए साथियों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा सही ट्रैक पर ले करके और रेगुलर मोड में जारी रखने की कोशिश करते रहें और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ आज की क्लासेस को विराम देते हैं। और किस प्रकार से मैं अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इन सभी के लिए हमें कौन कौन सी बुक लिस्ट या क्या स्टडी मटेरियल चुनना चाहिए या क्या स्टडी मटेरियल प्रेफर करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और कौन कौन सी NCERT पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है ना, या कि कौन कौन सी NCERT पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इस तरह की वीडियो एक और मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करूंगा ताकि सभी एस्पिरेंट्स अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छे तरीके से बनाने में और उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या करें दोस्तों, तैयार हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।